नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों के अंदर फिलहाल तो बढ़िया निशान देखने को मिल रहा है। हरा निशान 77 अंकों के आसपास की तेजी इंडेक्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन ऊपरी स्तरों से इंडेक्स थोड़ा सा हल्का जरूर हुआ है। 18,092 ये मौजूदा स्तर है, जो कि हायर लेवल से थोड़ा नीचे आने के बाद है। हायर लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो 18,134 से इंडेक्स थोड़ा सा ईज आउट हुआ है। आधा % की तेजी निफ्टी में आपको देखने को मिल रही है और निफ्टी बैंक की तरफ से भी आज कुछ सपोर्ट है। एटलीस्ट 1.4% के आसपास की बढ़त वहां पर, लेकिन फ्रंट लाइन से रिलायंस इंडस्ट्रीज एक तरफा सपोर्ट लगातार तीसरा दिन इंडेक्स को देते हुए, जिसके दम पर आज फिर बाजारों में अच्छी तेजी है। तो थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग रिलायंस में, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हायर लेवल से निफ्टी में भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स खरीदारी में है, आधा % ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स करीब 3/4% की बढ़त देखने को मिली स्मॉल कैप इंडेक्स में, और इसीलिए एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से करीब 1900 साढ़े 1900 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं, और रफली 1100-1200 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ, इनफैक्ट 1000 शेयर ऐसे जो कि बिकवाली के साथ हैं, और 1700-1800 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन थोड़े से बढ़े जरूर हैं, लेकिन फर्मली एडवांसेस अभी भी करीब दोगुने दिखाई पड़ेंगे आपको डिक्लाइंस के सामने। तो अच्छी ब्रॉडर मार्केट्स में बाइंग देखने को मिल रही है। नंबर्स आए कुछ देर पहले नेस्ले की, और एक शानदार नंबर कंपनी ने पोस्ट किए हैं, और नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग में एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ा है। डे हाई पर नेस्ले ऑलरेडी नंबर्स के बाद कामकाज कर रहा है। मुनाफे फ्रंट पे तो आपको ये शायद अनुमान के आसपास ही दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो बिटवीन द लाइन्स है वो कहीं ज्यादा बेहतर है। 380 करोड़ से बढ़ के 628 करोड़ रुपए कंपनी ने इस तिमाही के अंदर मुनाफा पोस्ट किया है। हायर इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट उसके बावजूद भी मार्जिन फ्लैट आए हैं। 4257 करोड़ रुपए की आय है, जो कि अनुमान से थोड़ी कम है। 4375 करोड़ रुपए के सामने आया तो दिखाई पड़ी है। कॉफी स्पेस में डबल डिजिट की ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। बीटा मार्जिन 23% है, जो कि 21.4% का एक अनुमान था, यानी कि फ्लैट रहने का अनुमान था 21% के सामने, और करीब 22.5% आई है। डिस्पाइट इनपुट कॉस्ट में एक इजाफा है, उसके बावजूद कंपनी नंबर में मार्जिन पार्ट को हटाया है। एक्सपोर्ट 170 करोड़ से बढ़ के 150 से बढ़ के 170 करोड़ रुपए, और क्रूशियल पार्ट जो है 75 रुपए पर शेयर है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। इन आंकड़ों के बीच में करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर नेस्ले अभी कामकाज करते हुए 19,650 का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे अब आगे भी नेस्ले के नंबर्स के ऊपर, अपने आज के जानकार से हम इसके ऊपर राय भी लेंगे। प्रशांत सावंत हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स के ऊपर भी उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ आंकड़े ऑप्शंस के आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 18,100, 18,200 ये दो कॉल्स लेकर आइए। 18,110 पे बाजार को अटकने की उम्मीद थी। 18,300 के आसपास के हाइज हैं। 18,150 पे मेजर कॉल राइटर्स हैं। 1800 पर कॉल राइटिंग आपको हेवीली दिखाई पड़ेगी। नीचे 18,100 को एक बेस एटलीस्ट मार्केट ने अभी तो फॉर्म कर रखा है। देखते हैं अगर पुट अनवाइंडिंग होती है तो किस तरह की सिचुएशन बनती है। 18,000 पे भी आपको पुट राइटर्स काफी एक्टिव दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी बैंक के केस में 42,000 का जो जोन है वो क्रूशियल है। करीब मेजर कॉल राइटर्स आपको 42,000 के जोन्स के अंदर दिखाई पड़ेंगे। 41,500 के जोन्स पे भी कॉल राइटिंग आपको थोड़ी बहुत होती, पुट राइटिंग आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन कॉल राइटर्स 42,000, 41,900, 41,800 के जोन्स में हेवीली आपको दिखाई पड़ेगी। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मिलने से पहले आपसे लगातार 3 दिन से इंडेक्स में एक बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, तो अब आपके सामने वो सिचुएशन आ गई है कि यहाँ क्या करना चाहिए। इस तरह की तेजी को सस्टेन करेगा मार्केट, या इस तरह की तेजी के बाद प्रॉफिट टेकिंग आएगी आज एक्सपायरी के दिन? आप क्या व्यू रखते हैं? जी सुमित जी, दोनों इंडाइसेस पे अलग बात करूंगा, एक बहुत बेसिक तरीके से मैं व्यू दूंगा जो सभी लोग समझ सके। तो हमें देखना है कि पूरी फरवरी महीने की जो रेंज है उसकी जो हाई थी वो बजट डे की हाई थी, और अगर हम फ्यूचर्स में देखें निफ्टी में तो करीबन मैं मान के चलूंगा कि 18,075 ऑलमोस्ट इस लेवल को हम मान के चलेंगे। 18,075 ये इस दिन की हाई थी। आज हम इसके ऊपर पहली बार ट्रेड कर रहे हैं। नॉर्मली हम एक ब्रेकआउट को वैलिड कब मानते हैं, जब एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर लगातार 2 दिनों तक क्लोजिंग मिले, और वो क्लोजिंग कैसे मिलनी चाहिए कि हायर देन द प्रीवियस डे, यानी अगर आज 18,115 मिले तो कल 18,120 मिलनी चाहिए, तो इस सेटअप को वैलिड माना जाता है। मैं कभी भी एक दिन के ब्रेकआउट को, वो भी लाइव ब्रेकआउट को वैलिड नहीं मानता हूं, इसलिए मैं आज ज्यादा एग्रेसिव नहीं हो रहा हूं, मैं वेट करूंगा। नॉर्मली अगर हम ये सेटअप वैलिड हो जाए और अगर हम कंटिन्यूअस 2 दिनों तक जो लेवल मैंने कहा उसके ऊपर फ्यूचर्स में क्लोज होते, तो मुझे क्लियर कट 100-150 पॉइंट की स्ट्राइकिंग रेंज मिल जाएगी बिना कोई तकलीफ, यानी करीबन 18,200 250 तक, और तब मैं ट्रेड करूंगा, जो कि होगा अगले हफ्ते, यानी आज और कल की क्लोजिंग देखने के बाद। अगर वो नहीं होता है तो फिर से हम निफ्टी में रेंज बाउंड होंगे, ये एक फॉल्स ब्रेकआउट माना जाएगा, और फिर से वही जो रेंज चल रही थी 17,850 से लेके 18,000, उसमें हम फंस जाएंगे। इसलिए आज मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि एग्रेसिव लॉन्ग्स आप कैरी करो।
आप अगर दोपहर में कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको कोई वैलिड सेटअप मिल रहा है। कैप अप इतना बड़ा हुआ था कि उसी रेंज में मार्केट चल रहा है, तो मुझे ऑप्शंस में कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। बट जहां मैं बैंक निफ्टी को देखता हूँ और उनके फ्यूचर्स की तरफ मेरी ध्यान, जब बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे जा रहा है, तो हम करीबन 41,900 रेंज पे स्ट्रगल कर रहे हैं। आज अगर किसी वजह से हम दोपहर को फ्यूचर्स में 42,100 42,100 के ऊपर ट्रेड करें, तो शायद एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आ सकती है। थोड़ा सा इंडेक्स ये लैगार्ड रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी चलने की मेन वजह रही है आईटी और रिलायंस, सिर्फ दो ही, और क्योंकि बैंक्स ने कंट्रीब्यूट इस बार नहीं किया है, तो अगर ये हो जाए दोपहर को कवरिंग मिल जाएगी। बट ओवरऑल मैं इस बड़े गैप अप की वजह से थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा और एक दिन यानी कल के भी क्लोजिंग की वेट करूंगा, और वो अगर मिल जाए तो नेक्स्ट वीक में बेझिझक लॉन्ग साइड पे ट्रेड करूंगा। फिलहाल 2 दिनों के लिए वेट एंड वॉच, और ये मेरे लिए इंश्योरेंस होगा ताकि मैं 150-200 पॉइंट की क्लियर स्ट्राइक रेंज में एग्रेसिवली ट्रेड कर पाऊं। तो आपको दोनों इंडिसेस को लेकर अलग अलग तरीके से राय बताई गई है और कोई हीरो जीरो ट्रेड नहीं होगा, जहां तक मुझे लगता है प्रशांत जी की कमेंट्री सुन के। लेकिन प्रशांत जी, एक ही चीज पूछूंगा, क्या 42,000 की कॉल को हीरो जीरो के लिए ले सकते हैं जिस तरह का सिचुएशन दिख रहा है? जी सुमित जी, मैं एक्चुअली 41,900 की कॉल ट्रैक कर रहा था कि क्या यहाँ पे कोई ट्रेड बन पाएगी, और ओवरऑल पहले मैं 41,800 ट्रैक कर रहा था, फिर मैंने 41,900 भी की। बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो करीबन 50-55 के आसपास चल रही है, कोई ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। और वो ट्रैक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, हम एक रेंज में अटके हैं। बट किसी भी वजह से अगर दोपहर को जो लेवल मैंने आपको बताया, हम थोड़ा उसके नीचे भी ले लेंगे, अगर 42,050 ये भी फ्यूचर्स में क्रॉस होता है, यानी यहाँ से हार्डली 140-70 पॉइंट, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, बट अगर ये क्रॉस हो तो शायद हम शॉर्ट कवरिंग देख के, ये जो कॉल अभी 55-57 के जोन में चल रही है, ये हो सकता है 110-120 हो जाए। बट फिलहाल इस लेवल पे मैं शायद सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पेक्युलेटिव हो जाएगा। मुझे टेक्निकल सेटअप अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा आज होल्ड करूंगा। 41,900 की कॉल लेकर आइए जिसकी प्रशांत जी बात कर रहे हैं। 41,900 की कॉल पे आप नजर रखिए, कोई पोजीशन मत लीजिए, इस पे नजर रखिएगा। लेकिन अगर स्पॉट में 42,50 पार हो जाता है, तब आप इस कॉल के ऊपर एग्रेसिवली एटलीस्ट एक बार को पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप इसको अवॉइड करिए, नजर इस पर रखिएगा, लेकिन पोजीशन इसमें मत जाइएगा। तो अगर आप कोई हीरो जीरो ट्रेड चाह भी रहे हैं तो ये पोजीशन बन सकती है, लेकिन वो भी उसी सूरत में जब बैंक निफ्टी फ्यूचर 42,50 के ऊपर कहीं निकलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। ओके, तो अब आते हैं वापस प्रशांत जी आपकी इंडिविजुअल ट्रेड्स के ऊपर। आज आपका जुबिलेंट फूड भी चला हुआ है, नेस्ले में भी एक अच्छी बाइंग आई है अभी। तो आज आपके बाय और सेल साइड पर कौन से स्टॉक्स हैं? जी फिलहाल तीनों बाय साइड पे होंगे, और एक स्टॉक सेटअप भी सजेस्ट करूंगा। पहला कॉल मेरा होगा ओएफएसएस, ओरेकल फाइनेंशियल। ये मुझे लग रहा है काफी दिनों बाद एक अच्छे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से एक क्लियर ब्रेकआउट मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 3175 क्लोजिंग बेसिस पे, 3175 स्पॉट पे, और मेरा टारगेट होगा 3290 से लेके 3320 का। ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एसआरएफ। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा 2255 2255, और टारगेट मेरा होगा 2375 से लेके 2390 का। ये मेरा नेक्स्ट पिक होगा। और थर्ड पिक मेरा होगा औरोबिंदो फार्मा। बहुत दिनों बाद इस तरह की मूव औरों में आई है। नॉर्मली इस स्टॉक की खासियत रही है, जब भी ऐसी मूव आती है, ये स्टॉक काफी वक्त तक, कम से कम 1.5-2 महीने तक ट्रेंड में रहता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एक ट्रेड सजेस्ट करूंगा। स्टॉप लॉस मेरा होगा 460, और टारगेट होगा 515, टारगेट टू 525। इसी के साथ एक सेटअप कहना चाहूंगा कि जिंदाल स्टील पे नजर रखिए। अगर ये 601 के ऊपर निकल जाए स्पॉट में, तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगा। ये आप वॉचलिस्ट पे रखिए अगले हफ्ते के लिए। 601 के ऊपर निकल जाए तो आप इसको 592 के स्टॉप लॉस से ले सकते हो, और आपका टारगेट होगा 625 से लेके 635 का। बट ये कंडीशनल ट्रेड है, तो पहले तीनों ट्रेड जो मैंने कहा, ओरेकल फाइनेंशियल, एसआरएफ और औरो, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 3 नाम, और तीनों में वो नाम है जो कि ऑलरेडी बहुत समय से चले नहीं हैं। ओरेकल फाइनेंशियल आईटी की रिकवरी में लार्जली पार्टिसिपेट करके नहीं गया, हालांकि डिविडेंड यील्ड बेटर है, लेकिन फिर भी इसने पार्टिसिपेट नहीं किया। 3290, 3330, 3320 के टारगेट्स के लिए आप ओरेकल फाइनेंशियल ओएफएसएस को देख सकते हैं। एसआरएफ दूसरा नाम है, 2390 और करीब करीब 2375, ये आप टारगेट्स देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। 2355, 2375, 2390, 2255 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। और तीसरा नाम आता है औरोबिंदो फार्मा का। ये स्टॉक ऑलरेडी लार्जली अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन आज 1% का मूव है, तो इसको भी आप लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये तीसरा नाम आपके लिए रहेगा।
प्रशांत जी, पहला नाम जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे वो आईटी से ही रहेगा। आपने ओरेकल का नाम लिया, लेकिन आज टेक महिंद्रा में तेजी है, एल&टी टेक में तेजी है, एल&टी इन्फोटेक में तेजी है, एम्फेसिस में तेजी है, परसिस्टेंट में तेजी है। तो पूरा स्पेस बजिंग है और उसमें से आपने ओरेकल को चुना है। और कोई मिड कैप आईटी? सुमित जी, एक्चुअली मुझे बहुत इंक्लिनेशन था, मैं बहुत चाह रहा था कि टेक महिंद्रा को चुनूं, बट यहाँ मैं एक स्टॉप लॉस नजदीक नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जो एक्चुअल स्टॉप लॉस है वो होगा 1085 से लेके 1090। ये स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से थोड़ा दूर हो जाता है, तो इसके लिए मैंने इसको वॉच लिस्ट पे रखा है कि अगर ये डिप ले और ये मुझे 1115 1120 के रेंज में मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा बाय हो जाएगा। बट डेफिनेटली जो नाम आपने लिया है, मेरे हिसाब से इसने एक स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेकआउट, एक चीज आप नजर में अगर देखें तो पिछले 3 दिनों में जब प्राइस बढ़ी है, प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ते गया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन दिखता है। और आज की अगर हम प्राइस एक्शन देखें वॉल्यूम के साथ, तो आज 3 घंटों में जो वॉल्यूम बना है डेली चार्ट पे, वो इनफैक्ट पिछले कई दिनों के पूरे दिन के वॉल्यूम से ज्यादा है। ये दिखा रहा है कि कोई स्ट्रॉन्ग हैंड इसमें आ रहे हैं, तो पार्टिसिपेट इसमें करना ही चाहिए, बट थोड़ी डिप आने दीजिए। अभी थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से मुझे मेरे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहा है। दूसरी बात, जो अगर आप इसके डेली चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे सितंबर महीने में 12-13 के आसपास एक जो गैप थी, वो बिल्कुल उस गैप के नजदीक पहुंचा है। तो अगर हम अभी बाय करने जाए तो ऑलमोस्ट हम एक रेजिस्टेंस पे बाय कर रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा वेट करूंगा। टिप मिल जाए आप इसमें बाय कर सकते हो। डिप मिल जाए आप वहां पे खरीदारी करें, वो ज्यादा बेहतर है टेक महिंद्रा में। अगर आप कोई और नाम चुनना चाह रहे हैं ओरेकल के अलावा। दूसरा एक प्रशांत जी नाम आता है पीआई इंडस्ट्री का, स्टार परफॉर्मर बना हुआ है पिछले 2 दिनों से, जबरदस्त तेजी है, आज भी 6.5% का उछाल यहां पर भी है। इसमें क्या करना चाहिए? सुमित जी, आप 2 दिनों की बात करें, बट कल मैंने आपकी कमेंट्री सुनी थी एक शो में, तब आपने कहा था कि 2001 में इसमें एक अमाउंट इन्वेस्ट होता तो आज उसकी वैल्यू क्या होती। वो सुन के मैं भी थोड़ा सा चौकन्ना हो गया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये स्टॉक इतना बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। डेफिनेटली हमेशा अच्छे मूव्स देता है। तो मुझे लग रहा है कि पहली बात, ये एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है, वॉल्यूम बैक ब्रेकआउट दिखा रहा है। अभी अगर हम देखें तो 3330 ऑलमोस्ट इस रेंज में चल रहा है। हम इसको, जो पोजिशनल इन्वेस्टर्स है यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, वो डीप स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये स्टॉक वाइल्ड मूव्स भी देता है। उनका स्टॉप लॉस दूर होना चाहिए, और जिनके पास अर्लियर होल्डिंग है 3150 पे, बट जो ट्रेड कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से, उनके लिए जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 3260, 3260 का। और इसके ऊपर करीबन 2% की आपकी रिस्क हो जाएगी। टारगेट आपको यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 3500 तक के मिलने चाहिए। इनफैक्ट इसकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी जो है प्रशांत जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसने 2011 में एक बार स्प्लिट दिया, 2013 में एक बार स्प्लिट दिया, 2010 में एक बार बोनस दिया, 2008 में एक बार बोनस दिया। तो 2 बोनस और 2 स्प्लिट के बाद जो दाम है वो आप देख रहे हैं। तो 6.5%, यानी अगर वो सब एडजस्ट कर दूं तो उसका दाम तो कहीं 20-25 हज़ार रुपये से भी ऊपर दिखाई पड़ेगा आपको। लेकिन बढ़िया तेज़ी पीआई इंडस्ट्री में देखने को मिल रही है और बढ़िया वेल्थ क्रिएशन हिस्ट्री भी इस कंपनी की तरफ से ज़रूर आपको दिखाई पड़ेगी। इसी स्पेस में अब आता हूँ मैं नवीन फ्लोरिन के ऊपर, क्योंकि आज ये भी F&O के गेनर्स में शुमार है। 4.5% की बढ़िया तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। डे हाई पर एज वी स्पीक कामकाज कर रहा है और केमिकल दोबारा बस पकड़ रहा है, एग्रो केमिकल हो या नॉर्मल केमिकल हो। तो यहाँ से कोई नाम? जी, आपने जो कहा कि केमिकल बस पकड़ रहा है, वही मुझे एसआरएफ में भी दिखाई दिया था। तो यहाँ पे भी आप अगर ट्रेड करना चाहें तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉप लॉस थोड़ा नजदीक छोटी रिस्क पे कीजिए। अभी आप 4290 पे, 4265 का स्टॉप लॉस, या जस्ट नीचे 64 का स्टॉप लॉस रखिए, 0.5% रिस्क, और आप होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 4350 से लेके 4400 तक। बट स्टॉप लॉस यही रखिए, ट्रिगर हो जाए तो एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि बड़ी रिस्क लेने में मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस के नजदीक है। इसलिए 4264 के स्टॉप लॉस से आप बाय कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 4350। ओके, 4350 के टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 2 हैवी वेट, जिसमें एक है HDFC शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, 1% की तेजी, यहाँ पर भी ओवर रिडक्शन है। और दूसरा नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, डिस्पाइट 2 दिन या 3 दिन के बड़े मूव के बाद भी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर दिख रही है डेटा के हिसाब से। और कल करीब करीब मोटी डिलीवरी यहाँ पे गई भी है स्टॉक के लिए। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए दोनों हैवी वेट्स में क्या करें? पहली बात, HDFC में मैं ज्यादा कन्विंस नहीं हो रहा हूँ अभी तक, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज में अटका हुआ है। और अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक, प्राइस स्पेसिफिक बात करूं, तो 2735, 2735 ये जब तक क्रॉस नहीं कर रहा है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इसी रेंज में रहेगा या थोड़ा सा वीक भी हो सकता है। तो इस स्टॉक के लिए 2735 बहुत अहम रहेगा, यहाँ पे ध्यान रखिए। यहाँ पे आने पे अगर आपको रिवर्सल के आसार नजर आते हैं तो आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। और अगर मैं मार्केट की तरफ देखूं, तो क्योंकि एक ग्रुप वीक हुआ है, सारे लोगों की नजर वहीं पे है,
कोई सेक्टर्स वीक हो चुके हैं, ऑटो जस्ट पिकअप हो रहा है, फार्मा वीक है। बट एक स्टॉक जिसने इंडेक्स को पिछले 3 दिनों में सपोर्ट किया वो रिलायंस है। और हम बार बार देखते हैं कि रिलायंस जब मूव करता है तब निफ्टी वन साइडेड मूव देती है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बट अब रिलायंस एक रेजिस्टेंस पे आया है, और अगर हम देखें तो आज उस रेजिस्टेंस पे रिएक्ट भी कर रहा है। वो रेजिस्टेंस है 2460 का स्पॉट में 2460। तो अब जिनके पास पोजीशन हो मैं उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दूंगा 2430 का। उस स्टॉप लॉस को आप इंटैक्ट रखिए ताकि रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट एक डिसेंट लेवल पे बुक हो जाता है। और फ्रेश बाइंग जिनको करनी होगी वो 2465 के ऊपर ही करें, एक ब्रेकआउट दिख जाए। और स्टॉप लॉस आप 2445 का रख सकते हैं उस वक्त। मैं 1% से ज्यादा रिस्क इसलिए नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मार्केट एक बहुत मेक और ब्रेक लेवल पे है। तो अगर ट्रिगर भी होता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। काफी बार हम ये करते हैं कि एक दिन की प्राइस एक्शन देख के ओवर एग्रेसिव होते हैं, ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ओवर एग्रेशन अवॉइड करें, लेकिन स्टॉप लॉस जो आपको बताएं प्रशांत जी ने, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और ये डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। डे हाई पर मिड कैप इंडेक्स कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर। छोटे से ब्रेक के उस पर आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। मार्केट्स की बात की जाए तो थोड़ा हल्का जरूर हुआ है इंडेक्स, ऊपर इस तरह से करीब 74 अंकों की बढ़त है, 18,090 के जोन्स में कामकाज कर रहा है। लेकिन इंटैक्ट बाइंग आपको दिखाई पड़ेगी मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप अभी भी दिन के ऊपरी स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। डिस्पाइट फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर हायर लेवल से बिकवाली है, निफ्टी बैंक हायर लेवल से नीचे आया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी डे हाई के आसपास कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी बनी हुई है। प्रशांत जी, कोई सस्ता ऑप्शन जो आपने आइडेंटिफाई किया हो? जी सुमित जी, एक स्टॉक इंडियन मार्केट में ऐसा रहा है जो एक्सपोनेंशियल रिटर्न्स नहीं बट कंसिस्टेंट रिटर्न्स के लिए जाना गया है, वो है एशियन पेंट्स। और ये काफी दिनों तक वीक था, बट अब इसका जो स्ट्रक्चर है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसकी जो 2820 2820 स्ट्राइक प्राइस की जो कॉल ऑप्शन है फरवरी की, ये अभी करीबन 3840 के रेंज में चल रही है। तो इसको मैं 24 के स्टॉप लॉस से 24, ऑलमोस्ट ये 38 की थोड़ी सी बढ़ गई है, तो 24 के स्टॉप लॉस से लेना चाहूंगा। मेरा टारगेट वन इनिशियली 55 था, अब मैं इसको 60 कर दूंगा क्योंकि बात करते करते ही बढ़ रही है। तो 60 का टारगेट वन होगा और 70 का टारगेट टू। स्टॉप लॉस हम इसमें 24 का बनाए रखें। ओके, 2820 की एशियन पेंट की कॉल, इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 24 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। 40 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रही है। पहला टारगेट प्रशांत जी ने बढ़ा के किया है 55 से 70 रुपए 60 रुपए की रेंज में, और दूसरा टारगेट 70 रुपए की रेंज में आप रख सकते हैं। एशियन पेंट नंबर के बाद टूटा था, और इस पूरी तिमाही में, इस पूरे जो क्वार्टर गया है, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यही हुआ कि जितनी भी कंपनियों के नंबर्स वीक आए और वो प्रीमियम कमांड करती थी मल्टीपल वाइज, महंगे मल्टीपल थे जिनके, उनको बाजार ने अच्छे से करेक्ट करके सस्ते वैल्यूएशन पर रखा। तो आप एक बार जरा एशियन पेंट का एक महीने का चार्ट लेकर आइए, उससे सिचुएशन आपको ज्यादा क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी। एशियन पेंट के जब नंबर्स आए और नंबर्स के बाद स्ट्रॉन्ग ने एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, रिएक्शन देने के बाद ये शेयर पहुंचा 2500 के जोन्स के आसपास, और वहां से इसने एक बढ़िया पुल बैक कंसोलिडेशन दिखाया। वहां से पुल बैक के बाद अब वापस रफ्तार पकड़ रहा है 2830 के आसपास, यानी कि जहां से टूटा था उसी जोन्स के आसपास खड़ा हो गया आके। तो अगर ये जोन्स को तोड़ देता है तो फिर वही 3000 के जोन्स जहां से आमतौर पे टूटा था वो आपको शायद दिख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप 2820 की कॉल पे नजर रखेंगे। 24 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, और बातचीत में 39 रुपए की कॉल अब 42-43 के जोन्स के अंदर पहुंच चुकी है। पहला टारगेट 55 से 60, दूसरा टारगेट 70 रुपए का आप यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। क्योंकि प्रशांत जी बात एशियन पेंट की उठी है, तो जरा पीडीलाइट के बारे में भी राय दे ही दीजिए, क्योंकि वहां पर भी अक्सर लोग सवाल पूछते हैं और वो भी 2500 के जोन्स पे ही आके अटक रहा था, अब 2300-2400 की जोन्स में आ चुका है। यहां क्या करें? और तीसरा नाम इसी श्रृंखला में आता है डीवी स्लैब, क्योंकि वो भी बहुत टूटा है, तो ये भी नंबर्स के साथ करेक्ट हुए हैं। तो पीडीलाइट और डीवी स्लैब, इनको लेने की सही जगह आपको क्या दिख रही है? जी सुमित जी, अगर मैं पिडलाइट को देखूं तो डेफिनेटली सेम सेगमेंट में जाता है तो एशियन पेंट से इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स। बट अगर अभी आप देखें तो इसमें डेली चार्ट पे एक गैप बनी हुई थी 24 जनवरी और 25 के बीच, बिल्कुल वहां पे वो स्ट्रगल कर रहा है। तो अभी अगर मैं देखूं तो जो इस बेस का लो है वो करीबन 2250 है, 2250। तो कोई अभी भी ऐड करना चाहे तो कर सकता है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव। स्टॉप लॉस होगा 2245। जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनको वेट करना होगा कि ये स्टॉक कम से कम 2330 के ऊपर क्लोज हो जाए, 2330 के ऊपर, तभी आप 2300 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कर लो। 1% ही आपकी रिस्क होगी, और वहां से आप टारगेट कम से कम 2400 का देख सकते हो।
और हायर टारगेट्स जैसे जैसे बढ़ते थे हम अपडेट कर सकते हैं। बट फिलहाल इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग के लिए आपको 2330 के लिए वेट करना होगा। और जहां पे मैं डीवी स्लैब देख रहा हूँ तो इसमें जो क्रैक आया था शायद ये सबसे नोटिसेबल था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, क्योंकि इसका पुल बैक जब आएगा, वो जब वॉल्यूम बैक आएगा तब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ अभी क्रैकडाउन नहीं आया। हम थोड़ा पीछे जाए तो अक्टूबर में भी क्रैकडाउन आया, नवंबर में भी आया और जनवरी के शुरुआत में भी आया। तो मुझे लग रहा है कि स्टॉक थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा फिलहाल। पिडिलाइट में बेझिझक में एज एन इन्वेस्टर तो अभी भी बाय कर सकता हूँ। तो सेफ बेट पिडिलाइट है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऑब्वियसली, लेकिन डीवीज को थोड़ा सा स्केप्टिकल साइड पे आप रखिएगा। पिडिलाइट बातचीत में ही अब बिल्कुल फ्लैट हो चुका है और एशियन पेंट की वो एक बार कॉल फिर से लेकर आई है, जिसकी अभी प्रशांत जी बात कर रहे थे। हीरो जीरो में 42-43 रुपए के जोन्स में वो कॉल कामकाज कर रही थी। बातचीत में एशियन पेंट डे हाई पर अब पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है और वो कॉल भी अब 45 रुपए पर आ चुकी है। तो एक शानदार मूव उस कॉल में एशियन पेंट और पिडिलाइट दोनों में कुछ मूव लोअर लेवल से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी इस कॉल पर बातचीत करने के लिए। एशियन पेंट, पिडिलाइट, डीवी स्लैब पे अपनी राय रखने के लिए, बाजार पर हमसे रणनीति साझा करने के लिए। फिलहाल अब फ्यूचर एक्सप्रेस को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद होंगे, सास बहू और सेंसेक्स लेके। नमस्कार।